गाना भी लगा दो, भी लगा दो, रुई फुई लगा करके भगवान जी को भी बैठा दो। चलो पहली क्लास है आपकी, कब है एग्ज़ाम? चलो अरे बातचीत, तुम CS कर रही हो ना? पार्ट भी दे रही हो, सेकंड ग्रुप। यादव जी, कंपनी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, EBCL में है। ग्रुप टू भी दे रही हो? ले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ा रहे हैं, ये CS के भी सिलेबस में है, बट EBCL पेपर में है, इकोनॉमिक बिजनेस और कमर्शियल लॉ का पेपर, ग्रुप 2 का जो कि पेपर है, जो कि हम पढ़ाते हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट है। इफ़ यू आर गिविंग EBCL ग्रुप 2 का भी एग्जाम आप दे रही हैं तो आप बैठ सकती हैं, नहीं दे रही हैं तो टाइम पास ना करें। हाय लड़की, कहाँ से बड़े दिन बाद? हमको पता है तुम CA कर रही हो, इतने दिन बाद कहाँ से आई हो? घर चली गई थी, कल मना किए घर जाने, ये लोग सुनता नहीं। देवी जाओ, घंटा चलो। कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ाएंगे। कब है एग्ज़ाम? दिसंबर में ना, 2023। EBCL दे रही हो तो पढ़ लो, है दे चुकी हो, आ रहा है 25 अगस्त रिजल्ट, जाओ तो लोग का बम फोड़ेंगे। चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम शुरू कर चुके हैं, यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 हम स्टार्ट किए थे कल। आप लोगों का लॉ का पेपर हम डील करेंगे, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ऑडिट का पेपर भी हम डील करेंगे, SM का पेपर भी हम डील करेंगे। कोई परेशानी? मैम आपका नाम क्या है? CA, CS शिल्पम खन्ना। तो पहली क्लास है ना, तो जान लो। नहीं और डिग्री लेंगे अभी। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ बोलो, IPS भी करेंगे, IAS भी करेंगे, एक्चुरीज भी करेंगे, सब करेंगे। और कुछ? जीवन मतलब इसीलिए हुआ है कि सब डिग्री हमें ले ले, नहीं? चलिए, मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। होमवर्क कितना क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? करीब बहुत सारा दिए थे, 4 दिए थे होमवर्क। अरे अंजना नहीं की हो, शकल बता रही नहीं की हो जा। क्या खोज रही थी होमवर्क में? क्या खोज रही थी? 3 की हो, दिक्कत आई कुछ? दिखाओ, मुंह की जवान, हमको किसी का भरोसा नहीं है, सोलो पर भरोसा हम क्या करें। होमवर्क वे नोट्स दिखा रहे हो क्या कि होमवर्क किए हो? सही में। और रजिस्टर वही खाता में नोट्स ना बनाए, कॉपी में बनाए। उधर चारों की हो, दिखाओ। एक तो क्वेश्चन दिखाई हमको, 4 क्वेश्चन दिखाया, आधा पेज दिखा रही है हमको। जो बच्चा लोग है, पिक मंगवा के देगा हमको, पिक। एग्जामिनेशन में तुमको बोलना हम घर पे तो प्रैक्टिस किए थे, पिक भेज दे रहे हैं आपको, इसी पे नंबर दे दीजिएगा हमको पिक पे, तो नंबर भी पिक पे मिलेगा। भूल गए? कॉपी लाना कैसे भूल जाता है लोग, हमको तो समझ में नहीं आता। गजनी हो क्या, भूल गई हो? नाश्ता करना भूली थी? नहीं ना। हाँ देखो इसका लव लेटर गिर गया, उठावे। तुम्हारा कहाँ है? क्लास में मेरे होमवर्क करके बैठना।
बता दिए हैं, हम बहुत खतरनाक है। बहुत समय इसके पास, काला पेन से क्वेश्चन लिख रहा, नीला पेन से आंसर लिख रहा। लड़की उड़की हो क्या? मार्कर उड़कर भी लगा लिया करो, इन लोगों को बहुत बीमारी रहती है 2-3 पेन इस्तेमाल करने का। तुम दिखाओ होमवर्क ना, महीन लिखा है, आंख में एक्सरे लगा दो बस। गंदी हैंड राइटिंग, राइटिंग सुधारो, क्या करें? पिक नहीं चाहिए, कल होमवर्क चाहिए हमको। हाँ चलो, लास्ट टॉपिक क्या कराए थे कल? बेलमेंट स्टार्ट हमने करा दिया था आपकी। श्री गणेश, वाह हम दिख रहे हैं। हो गया तो लोग खीखी रस की। हमने स्टार्ट किया था बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में। जिनकी पहली क्लास है उनके लिए एक बार प्लीज़ ध्यान दे दीजिएगा, और जिनकी सेकंड है वो चालू हो गया। तो लोगों क्या क्लास किया ना कल? बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट एंड प्लेज। मोबाइल देख रहा है क्या? बेलमेंट एंड प्लेज लिखना नहीं है, नोट्स हम देंगे सब, ठीक है? कितना नंबर आया था CPT CA फाउंडेशन में? 250। किसी में 60 से उठाया था? 60। कोई बात नहीं, कल चालू होगा। बेलमेंट एंड प्लेज चालू हो गया ना? अच्छा, बटन तो वहीं से, लाइट में कैसे जलता? बटन नहीं जला तो नरक। बेटा पढ़ाएंगे तो हम वहीं भले डिबरी में पढ़ाएंगे। गट को लाइट गई है? नहीं, लाइट तो है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का हो रहा है। सुनो रे, बेलमेंट और प्लेज के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने बात किया है बेलमेंट यानी कि जब अगर आप किसी गुड्स के ओनर हो, गुड्स यानी कि मूवेबल गुड्स, अगर आप उस गुड्स के ओनर हो तो आप उस गुड्स को अगर किसी को देते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस। गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। बोला लड़के को गेट वहाँ लगा दो, स्टॉपर वहाँ। बढ़िया। विशाल, ये चल नहीं रहा है इधर से, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है। लाइट है नहीं है? बार बार वोल्टेज क्या लाइट होने पे ये सब क्या झिगमिक झिगमिक डिस्को लाइट? हो गया तो लगा। बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब होता है बेसिकली अगर हम गुड्स है मेरे पास, गुड्स यानी कि मूवेबल गुड्स, हमने वो गुड्स किसी और को दिया है, यानी कि आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स बट आई गिव द गुड्स एज कस्टडी या पोजेशन, अगर हम दोनों किसी और को दे रहे हैं, दैट वुड कंस्टिट्यूट एज बेलमेंट। मैम बेलमेंट में दो पार्टी होती है, जो गुड्स का ओनर होता है उसको बोलते हैं बेलर, जिसको आप गुड्स दे रहे हो वो कहता है बेली। नाउ गुड्स आप दे रहे हो दूसरे व्यक्ति को किस पर्पस के लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मैम वो पर्पस क्या हो सकता है? या तो आपने रिपेयर के लिए दिया, या तो आपने इस्तेमाल के लिए दिया, या तो आपने कस्टडी के रूप में रखवाया, या तो आपने हायर पे दिया है गुड्स को। कोई भी पर्पस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बदले में कुछ मिले ही। ग्रेटुटियस भी हो सकता है और नॉन ग्रेटुटियस भी हो सकता है। मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया था लास्ट डे, रस्की की घड़ी थी, रस्की ने घड़ी को दुकानदार के पास दिया था रिपेयर पर्पस के लिए। रस्की इज द ओनर ऑफ द गुड्स, दुकानदार के पास गुड्स को दी है, दैट इज बेलमेंट, और दुकानदार इज द बेली। काम पूरा हो जाने के बाद दुकानदार रस्की को गुड्स लौटा देगा। ठीक मैम, कस्टडी, वो लोग को काम करने दो, तो लोग इधर देखो। बोथ कस्टडी एज वेल एज पोजेशन शैल चेंज। अगर आप
एक भी चीज को चेंज नहीं करते हो, जैसे कि या तो कस्टडी चेंज हो रही है या पोजेशन नहीं चेंज हो रहा है, दैट वुड नॉट कंस्टिट्यूट एज बेलमेंट। ना अंधेरे में पढ़ो, अंधेरे में भी मजा है पढ़ाई करने का। तो साथ ही साथ हमने बात की थी, कुछ एक एग्जाम्पल्स लिया था। एग्जाम्पल कैसे लिया था, जैसे कि अगर आप डिपॉजिट करते हो ऑर्नामेंट बैंक में, बैंक के लॉकर में ऑर्नामेंट डिपॉजिट होता है, बिल्कुल होता है, पर क्या वो बेलमेंट कहलाएगा? नहीं, वो बेलमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों मैम नहीं कहलाएगा? चाबी लॉकर की आपके पास ही है, पूरा पोजेशन, पूरा कस्टडी आपने उसको नहीं दिया है। सिमिलरली अगर आप कार पार्किंग में गाड़ी की चाबी अपने पास ही रखते हो, दैट अगेन इज नॉट बेलमेंट। अगर चाबी भी दे दिए हो तो भाई दैट वुड कंस्टिट्यूट एज बेलमेंट। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, वो पैसा क्या उसी रूप में, उसी करेंसी, उसी डिनोमिनेशन में आपको मिलता है? नहीं मिलता है। 2000 का नोट जमा किए, तुमको हो सकता है 500 का नोट मिले, हो सकता है 100 का नोट मिले, हो सकता है 200 का नोट मिले जब विड्रॉ कर रहे हो, तो दैट इज अगेन नॉट बेलमेंट। क्या जिस रूप में तुमने गुड्स दिया उसी रूप में गुड्स तुमको वापस मिल रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज बेलमेंट। सेकेंडली हम लोगों ने बातचीत की थी कि बेलमेंट के केस में, बेसिकली बेलमेंट के केस में मूवेबल गुड्स तो होता है, डिलीवरी भी गुड्स की, इधर देखो बे, बाहर जाना है तो लगो, डिलीवरी होनी चाहिए, एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, होनी चाहिए डिलीवरी। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, तुम जन्माष्टमी आज मना के रखोगे, कार पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? हम पक गया डर, क्या बोल रहे थे? हाँ, हमने आपसे बातचीत की बेसिकली कि आपका अगर कोई सर्वेंट है, उसके पास बेसिकली कस्टडी है घर की और गुड्स की, घर नहीं हम बोलेंगे, गुड्स की अगर हम बोलेंगे तो, बट ही इज नॉट पोजेसिंग द सेम। तो अगर आप बाहर गए हो तो सर्वेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेली। ठीक है, हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिया था। मैम आपने बोला बेलमेंट रिपेयर के लिए रस्की का एग्जाम्पल लिया, घड़ी बनवाने दी। यूजेज इस्तेमाल के लिए एक एग्जाम्पल लिए थे, विनायक अपनी बाइक मुस्कुरा रहा है, विनायक अपनी बाइक सौरभ को दिया था, सौरभ को अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना था, तो इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो दैट विड अगेन कंसिडर्ड एज बेलमेंट, क्योंकि यूजेज के लिए दिया है, इस्तेमाल करने के लिए दिया है। तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया था कस्टडी के लिए। कस्टडी के लिए अंजना जा रही थी बाहर घूमने, इसके पास बहुत जेवरात थे। अब ये जेवरात क्या नाम लड़की का, उसके बगल वाली अंशा, अंशा के पास रखवा करके, कस्टडी के रूप में रखवा के गई कि हम बाहर जा रहे हैं, तुम मेरा ज्वेलरी वेलरी रख संभाल करके, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। बदले में अंशा को कुछ मिल नहीं रहा है, बदले में विनायक को कुछ मिल नहीं रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कुछ बदले में मिले, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो कस्टडी के लिए या तो यूजेज के लिए या तो रिपेयर के लिए। चौथी बात मैंने आपसे बोली थी हायर के लिए। जब अगर आप गुड्स देते हो हायर पे, सामने वाला व्यक्ति आपको क्या देता है? क्या देता है? हायर चार्जेस देता है। सो हायर चार्जेस दे रहा है तो उसके लिए भी, वो भी कंस्टिट्यूट करता है एज बेलमेंट। ठीक है, काम पूरा हो जाने के बाद, काम पूरा हो जाने के बाद गुड्स को लौटाया जाएगा। आप उन गुड्स को रख नहीं सकते हो, यू हैव टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर द कंप्लीशन, गेट कॉल टाइम पीरियड के बाद। ठीक मैम, आपने एक और बात बोली थी, आपने एक और बात बोली थी, सुनना, अगर मैंने गुड्स का बेलमेंट किया है, अगर मैंने गुड्स का बेलमेंट किया है, ना केवल गुड्स लौटाओगे बल्कि एनी इंक्रीमेंट इन द गुड्स हैज आल्सो टू बी रिटर्न्ड। मैम इंक्रीमेंट इन द गुड्स, भाई किसका टफी था? विनायक का टफी था, डॉगी था, वो सौरभ के पास रखवा के गया था कि तुम रख ले, हम जा रहे हैं बाहर घूमने, अंधेरे में पढ़ाते हुए। कोई बात नहीं, कैंडल लाइट पढ़ा लेंगे आज हम। कैंडल लाइट पढ़ाई होगी और क्या, लाइट तो है। तुम लोग कंटिन्यू रहो, सुनो। तो विनायक ने टफी दिया शुभम को, किसका टफी था रे? विनायक का टफी था, वो शुभम के पास रखवाया। तो भाई जब वो वापस आया उस दौरान टफी ने बेबी टफी दे दिया, उस दौरान टफी ने बेबी टफी दे दिया। तो शुभम बोल रहा है नहीं, तुम तो मेरे पास टफी रखवा के गया था, बेबी टफी की तो बात नहीं हुई थी। तो यहाँ इस एग्जाम्पल के पीछे बोलने का मतलब या रेलेवेंस ये है कि ना केवल ओरिजिनल गुड्स बल्कि एनी इंक्रीमेंट इन गुड्स वो भी बेली लौटाएगा। समझ आ रहा है लास्ट बेंच?
तो सिमिलरली एक एग्जांपल आया हुआ है, एक व्यक्ति ने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के पास शेयर सर्टिफिकेट रखवाया था, उस दौरान कंपनी ने बोनस इशू डिक्लेयर किया, तो मिस्टर वाई ना केवल ओरिजिनल बल्कि बोनस इशू भी जो की है वो भी उसको लौटाएगा, एनी इंक्रीमेंट इन गुड्स। ठीक, इतनी बात तो अपने लोग को समझ में आ गई। मैम आपने बोला बेलमेंट जो की है, बेलमेंट जो की है इट इज बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट जो की है इट इज बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जा रही है, जिम नहीं गया यही कर लो। It may be express or implied. It may be express or implied. मैम कुछ ना कुछ पर्पस होना जरूरी है बेलमेंट का, हाँ कुछ ना कुछ पर्पस, चाहे यूजेज, चाहे रिपेयर, चाहे हायर, चाहे कस्टडी, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। आपने बोला काम पूरा हो जाने के बाद गुड्स को लौटा देगा, इसको चला भी देना, रिटर्न कर देगा। ठीक, आपने इसके बाद हम लोगों को बोला था कि मैम गुड्स जो की है, जो बेलमेंट हो रहा है उसमें कुछ ड्यूटी होती है बेलर की, कुछ ड्यूटी होती है बेलर की। क्या ड्यूटी होती है? अगर विनायक कोई गुड्स दे रहा है शुभम को और अगर उस गुड्स में कोई डिफेक्ट है, कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में विनायक को पता है, तो वो बेली को बताएगा। उसको अगर चोट लग गई, नुकसान हो गया, तो भाई वो उससे खामियाजा ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। मैम उसको पता होगा तब ना वो बताएगा। हाँ मैम उसको नहीं पता है फिर भी अगर इसको नुकसान हो गया तो वो कोई नुकसान की भरपाई नहीं करके देगा। यहाँ पे आपने एक बात हम लोगों को बताई थी, अगर हायर पे गुड्स दे रहे हो ना सामने वाले को, वो क्या दे रहा है, तेरे को बदले में कुछ मिल रहा है ना, हायर चार्जेस मिल रहा है, तो तुमको एज अ बेलर पता हो नहीं भी पता हो, अगर कोई डैमेज होता है बेली को, आपको कंपनसेट करके देना पड़ेगा। एग्जाम में पहला क्वेश्चन हायर के ऊपर आता है, साफ सुथरे शब्द में तुमको दे देगा, मिस्टर एक्स हैज़ गिवन अ कैरेज टू मिस्टर वाई ऑन हायर। हायर देखते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि बेलर को पता हो या नहीं पता हो, अगर बेली को डिफेक्ट हो रहा है बेलर वुड कंपनसेट द बेली फॉर द इंजुरीज। ठीक है, एग्जाम्पल लिए थे, विनायक ने टफी दिया था शुभम को और वो टफी कटखोना था, अब वो काट लिया उसको, तो वो उससे कंपनसेशन लेगा। मैम विनायक को अगर नहीं पता था तो वो कोई कंपनसेशन एज सच नहीं देगा। मैम अगर हायर पे दिया था तो पता हो चाहे ना पता हो वो कंपनसेट करके देगा। ठीक, इसके बाद हमने बातचीत की थी, हो सकता है मैम बेलर जो की है समय से पहले बेलमेंट को टर्मिनेट कर रहा हो, 10 दिन के लिए कोई गुड्स बेलमेंट पे दिया, 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन से पहले ही 2 दिन बाद ही अपना गुड्स को वापस ले रहा है। अब उस 2 दिन में उसका इतना खर्चा लग गया उस गुड्स के ऊपर, टफी को पेडिग्री खिलाने में, टफी की देखभाल करने में, डॉगी वाला शैम्पू लगाने में, जितना फायदा नहीं हुआ उतना तो खर्चा हो गया उसका, तो वो कंपनसेट उसको करके देगा। प्री मैच्योर टर्मिनेशन में बेलर शैल कंपनसेट द बेली। ठीक मैम, अंशा का कोई अम्ब्रेला था, इसने छोड़ अंशा को, काजल पलक लेते हैं, काजल का कोई अम्ब्रेला था, उसने पलक को दिया था इस्तेमाल करने के लिए। आप तो बोली कोई भी पर्पस के लिए हो सकता, हाँ 5 दिन के लिए दिया था। 5 दिन बाद काजल उसको लेकर के लौटाने आई नहीं, 5 दिन बीत गया, वो 7वें दिन आई। उस 7वें दिन अगर वो अम्ब्रेला टूट जाता है तो बेली की जिम्मेदारी, क्योंकि टाइम पीरियड के बाद वो गुड्स को लौटा रही है। मैम 5वें दिन अगर काजल गुड्स को लौटाती, अम्ब्रेला को लौटाती पलक को, और पलक अगर लेने से मना कर देती, तो फिर काजल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी कोई भी डैमेज अगर होता है तो। मतलब आप सरल शब्द में ये बोलना चाह रही हैं, बेलमेंट जिस समय के लिए हो रहा है उस समय तक के लिए ही होगा, और उसके बाद बेलर को गुड्स को एक्सेप्ट करना होगा और बेली को गुड्स को वापस करना होगा। किसी भी पार्टी का अगर फॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट अगर जो भी पार्टी करता है वो पार्टी लायबल रहेगा। ठीक, नेक्स्टली इतनी बात हम कल तुम लोगों के साथ किए थे, कुछ एक एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम तुम लोगों को दिए थे। ठीक है, आगे डिस्कशन को आज बढ़ाते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर। मैम आप लास्ट डे राइट्स बता के गई हैं, नोट्स मिला क्या? आज मिल जाएगा। ड्यूटीज ऑफ बेलर नहीं बेली, सॉरी, ड्यूटीज ऑफ बेली। लास्ट डे आप बता के गई ड्यूटी ऑफ बेलर कि प्री मैच्योर टर्मिनेशन करने के लिए, या अगर डिफेक्ट रहता है तो उसको डिस्क्लोज करेगा, या खर्चा वर्चा लगेगा तो करेगा। ड्यूटी ऑफ बेली, एक्स एक बेलर फॉर एग्जाम्पल, वाई एक बेली, तो बेलर कौन होता है?
बेली कौन होता है जिसके पास, ठीक 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 मैम। ड्यूटी ऑफ बेली, मेरे एग्जाम्पल में कौन पार्टी बेली है, कौन बोला रे, एक्स, कोई तो बोला एक्स, तुम बोला एक्स बेली है, सुबह सुबह चिलम, मिस्टर वाई बेली है, ठीक। मैम वाई की क्या जिम्मेदारियां हैं, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स मतलब अगर कोई गुड्स का बेलमेंट हुआ है, अगर कोई गुड्स का बेलमेंट हुआ है तो भाई तुम उस गुड्स का ध्यान ऐसे रखोगे कि जैसे वो तुम्हारा ही गुड्स है, वो खराब ना हो, उसमें कोई डैमेज ना आए, ये नहीं कि दूसरे का सामान है तो कुछ भी उसका ध्यान ना रखोगे, ठीक। मैम इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जनरल कंडीशन या स्पेशल कंडीशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या नाम, आंचल, क्या नाम, स्तुति। आंचल के पास बहुत सारी ज्वेलरी थी, आप ज्वेलरी एग्जाम्पल है, अब लिया एग्जाम्पल तो इसीलिए ज्वेलरी ले रहे हैं। आंचल के पास बहुत सारी ज्वेलरी थी, इसने स्तुति के पास वो ज्वेलरी रखवाई, कहीं बाहर घूमने जा रही थी किसी पर्पस के लिए, मतलब एज अ कस्टडी रखवाई, हाँ। और स्तुति को बोली ना कि सुन ना, ये जेवरात जो कि है ना, इसको ना तुम अपने घर के लॉकर में रखना, घर में लॉकर वॉकर नहीं होता है जहाँ अपना ज्वेलरी रहता है, तो स्तुति को बोली कि तेरे पास घर पे जो लॉकर है ना उसमें ये सामान रख लेना, मेरा भी, जहाँ अपना ज्वेलरी रखती है मेरा भी ज्वेलरी रख लेना, ठीक। स्तुति रख ली। कल को स्तुति के घर में चोरी हो गई, कल को स्तुति के घर में चोरी हो गई, ज्वेलरी लॉस्ट हो गई, क्या स्तुति रिस्पॉन्सिबल होगी, क्या स्तुति रिस्पॉन्सिबल होगी, मुंडी मत हिलाओ, नो। अबे उसकी भी ज्वेलरी चोरी हुई, उसकी भी चोरी हुई, उसमें उसने क्या किया, चोर को बुलावा थोड़ी दिया था कि हाँ चोरा ले, जनरल कंडीशन सुनना। ऑन द अदर हैंड दूसरा एग्जाम्पल, सेम चीज, आंचल ने ज्वेलरी दी स्तुति को और बोला ना बैंक के लॉकर में रखना, बैंक के लॉकर में रखना, और स्तुति ने उसको घर के लॉकर में रखा। जब उसने डायरेक्शन दिया था कि बैंक के लॉकर में रखना, और तुम अगर घर के लॉकर में रख रही हो तो अगर कल को चोरी होती है तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। मैम यहाँ पे तो उसने एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसने तो अपनी समझ सूझबूझ अपना लॉकर में जैसे कोड लगाती है वैसे उसका भी ज्वेलरी रख करके करी, इसमें कुछ नेग्लिजेंट तो उसने कुछ काम किया नहीं। पर यहाँ पे जब उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था फिर भी वो उसका उल्लंघन करती है, तो भाई उस परिस्थिति में बेली वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट द लॉस टू द बेलर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? तो मतलब अगर बेली रीजनेबल केयर और प्रिकॉशन रख रहा है तो फिर वो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, पर अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था और अगर वो उसको फॉलो नहीं किया है तो बेली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक, नेक्स्टली, not to make inconsistent usage of goods, not to make inconsistent usage of goods। ठीक, मोहित, रिंशु, याददाश्त तेज है मेरी, बादाम खाते हैं। मोहित ने एक हॉर्स दिया रिंशु को, मोहित ने एक हॉर्स दिया रिंशु को खुद उसके लिए सेल्फ यूजेज के लिए। अब रिंशु का पूरा खानदान भर उस घोड़े को इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या लिख रहे हो बे? गलत रूप में ना जाओ।
हम बहुत खतरनाक हैं, ठीक है, ध्यान दो। चश्मा लगाए हो तो इसका मतलब शरीफ हो जरूरी नहीं है। लिख लिख के पढ़ रहे हो, कहाँ लिख रहे हो? हाँ, इधर देखो। मोहित ने एक हॉर्स दिया रिंशु को। अब उस हॉर्स को रिंशु अपने यूजेज के लिए इस्तेमाल करेगा। बट क्या किया रिंशु, उसकी बहन, उनके बहन के बच्चे, उनके पूरे खानदान भर वह उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो लोग प्रिकॉशन जरूर लिया, पर ना चोट लग गई घोड़े को भी। तो ये कंपनसेट करके देगा मोहित को, इनकंसिस्टेंट यूजेज नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्टली तीसरी बात, नॉट टू मिक्स द गुड्स। अंशा का एक पर्स था जो किसने बनवाई के लिए, या घड़ी थी बनवाई के लिए दुकानदार के पास दी। अब घड़ी दुकानदार के पास बनवाई के लिए दी, दुकानदार उस घड़ी को अपने शोरूम में लगा थोड़ी लेगा बेचने के लिए, मिक्स नहीं करेगा, रिपेयर करके उसको लौटा देगा। पर सुनिए ना, हो सकता है कंसेंट ऑफ बेलर हो, मतलब अंशा बोली कि रिपेयर करके अगर ये घड़ी निकल जाए, बिक जाए तो बिकवा दीजिएगा, हो सकता है। तो वो मिक्स कर सकता है दुकानदार, बेली मिक्स कर सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंसेंट ऑफ बेलर था, ठीक। यहाँ तक तो ठीक। हो सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स कर दिया, अंशा ने कोई सहमति नहीं दी थी। अब ये देख लो, क्या गुड्स सेपरेटेबल है या नॉन सेपरेटेबल है? मैम सेपरेटेबल छांट के अलग कर सकते हो क्या, कि पता चले कि अंशा की घड़ी कौन सी है, या अंशा का बैग कौन सा है, या अंशा का गुड्स कौन सा है? हाँ छांट सकते हैं, पर छांटने का कुछ खर्चा लग गया, कुछ एक्सपेंस लग गया, तो तुम ही झेलो। तुम कौन? बेलर कैसे जलेगा बे? बेली जलेगा क्योंकि उसने मिक्स किया है, क्योंकि तुमने बिना कंसेंट के गुड्स को मिक्स किया। मैम नॉन सेपरेटेबल, आटा मैदा कहाँ से छाटोगे बे? तेल रखवा के क्या किराने दुकान पे, वो मिला दिया, अब कैसे पता तेरा तेल ये मेरा तेल ये, तेरा आटा ये मेरा आटा ये? नॉन सेपरेटेबल। तो जो भी लॉस होगा बेली को वो आप कंपनसेट करके देंगे, समझ गए? क्योंकि दैट इज नॉट सेपरेटेबल। मेरे नोट्स में आपको बेहतरीन तरीके से चार्ट्स मिलेगा जिसमें आपको समझ में आएगा। हम अभी केवल पूरा समझा दे रहे, लिखा लिखाया सब तुमको मिलेगा। गारंटी इंडेमनिटी का पूरा मिल गया था ना, बेलमेंट का भी मिलेगा, आप पियो। तो मतलब आप ये बोल रही हैं बेली जो की है गुड्स को मिक्स नहीं करेगा। मैम मिक्स कर रहा है, बेलर ने कंसेंट दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैम बेलर ने कंसेंट नहीं दिया था तो क्या देखना पड़ेगा, क्या वो गुड्स सेपरेटेबल है या नॉन सेपरेटेबल है? मैम सेपरेटेबल है तो छांटने का जो भी खर्चा लगेगा तुम ही भुगतो क्योंकि तुमने मिलाया है। मैम छांट नहीं पा रहे हैं तो उसको लॉस जो हुआ वो दे दो क्योंकि तुमने मिक्स किया है गुड्स को। यू शुड नॉट मिक्स द गुड्स, ठीक। नेक्स्टली रिटर्न द गुड्स। जितना लॉस हुआ है उसको, अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उस ऑयल का, उस फ्लावर का, जिस भी पार्टी के साथ, तो जितना उसको लॉस हुआ है वो उसको कंपनसेट करके देगा। रिटर्न द गुड्स, काम पूरा हो जाने के बाद आप गुड्स को रिटर्न करोगे। आप कौन? बेली गुड्स को रिटर्न करोगे। बेलर नहीं बोलेगा गुड्स दे गुड्स दे, तेरे को गुड्स दिया, तुम खुद काम पूरा हो जाने के बाद गुड्स को लौटाओगे। नेक्स्टली एक्रीशन फ्रॉम गुड्स। एक्रीशन इंक्रीज इन गुड्स, वही वाला जो आप एग्जाम्पल पहले ही दे चुकी हैं, टफ़ी और बेबी टफ़ी, काऊ और काफ। फॉर एग्जाम्पल शुभम ने एक गाय दी थी विनायक को, उस दौरान गाय ने बछड़ा दे दिया, तो बड़ा मज़ा आ रहा है तो को एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है साहब। तो शुभम विनायक ना केवल काऊ लौटाएगा बल्कि काफ भी लौटाएगा।
ठीक है, इंक्रीमेंट इन गुड्स. नाउ नेक्स्टली, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल. भाई तुम बेली हो, तुम ओनर नहीं हो. बेलर जब तुमसे गुड्स या तुम जब उसको गुड्स लौटा रहे हो, ये नहीं बोलोगे कि गुड्स तो मेरे पास है, हम ओनर है. यू आर नॉट हैविंग एनी टाइटल इन द गुड्स. इट इज द बेलर हु हैज टाइटल इन द गुड्स. वो केवल तुमको किसी पर्पस के लिए दिया है. पर्पस पूरा होने के बाद तुम गुड्स को लौटा दोगे. मैम फिर से बताइएगा, ड्यूटीज ऑफ बेली. पहला ड्यूटी आपने बोला गुड्स का रीजनेबल केयर रखेगा. गुड्स का रीजनेबल केयर रखेगा. टेक केयर ऑफ रीजनेबल गुड्स. आपने बोला, अगर कुछ नहीं बोला है तो भाई नॉर्मल मैन व्यक्ति के जैसे तुम ऑर्डिनरी प्रूडेंस के जैसे ध्यान रखो. कुछ भी लॉस होगा तुम भरपाई नहीं करके दोगे क्योंकि तुमने ध्यान रखा था. पर मैम अगर उसने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया, उसको आप अगर पूरा नहीं कर रहे हो तो फिर आपको उसको कंपनसेट करके देना पड़ेगा. मैम दूसरा ड्यूटी आपने बोला नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूजेज ऑफ गुड्स. तुमको गुड्स मिला है बेलमेंट में इस्तेमाल करने के लिए. इस्तेमाल भी तो बेलमेंट है, यूजेज. हाँ, तुम ही उसको इस्तेमाल करोगे, इनकंसिस्टेंट यूजेज नहीं करोगे कि पूरा परिवार उसका इस्तेमाल कर रहा है. और अगर मैम कुछ नुकसान होता है तो तुम भरपाई करके दोगे. मैम तीसरा आपने बोला नॉट टू मिक्स द गुड्स. जो भी बेलमेंट का गुड्स है उसको आप मिक्स नहीं करोगे. मैम पर मिक्स किए हैं कंसेंट ऑफ बेलर से, कोई दिक्कत नहीं है. मैम उसने कंसेंट नहीं दिया था तो ये देख लो कि गुड्स सेपरेटेबल है कि नॉन सेपरेटेबल है. मैम अगर सेपरेटेबल है तो जो भी नुकसान लगा है, तुम्हारा खर्चा लगा है बेसिकली सेपरेट करने का, वो तुम भुगतो क्योंकि तुमने मिक्स किया है. मैम गुड्स नॉन सेपरेटेबल है तो बेलर को जो भी लॉस हुआ है तुम उसको कंपनसेट करके दो. चौथा आपने बोला रिटर्न द गुड्स. काम पूरा हो जाने के बाद गुड्स को रिटर्न करोगे. accretion from goods, any increase in goods या profit from goods has also to be returned. ना केवल ओरिजिनल बल्कि प्रॉफिट भी तुम उससे जो हुआ है डिराइव वो भी रिटर्न करोगे. नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, मतलब गुड्स अगर है तो आपको बेलमेंट में वो गुड्स मिला है, आप उसके ओनर नहीं हो. यू आर नॉट हैविंग एनी टाइटल इन द गुड्स, सो यू कैन नॉट क्रिएट एनी टाइटल. या ये नहीं बोलोगे कि ये गुड्स मेरा है. ठीक है. नेक्स्टली ये तो ड्यूटी हो गई बेलर और बेली की. राइट्स ऑफ बेलर. राइट्स ऑफ बेलर, पहला राइट है टर्मिनेट द बेलमेंट. हम गुड्स तुम्हारे पास रखवाए, हमको लगता है कि अगर तुम ठीक तरीके से उसका ध्यान नहीं रख रहे हो या कुछ इनकंसिस्टेंट कर रहे हो, हम टर्मिनेट कर देंगे, बेलमेंट को ख़त्म कर देंगे. भाई मेरा ही तो गुड्स है, हम समाप्त कर देंगे बेलमेंट को, तो ये मेरा अधिकार है. दूसरी बात, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स. मेरा गुड्स हम तुम्हारे पास रखवाए, हम मांग रहे हैं उसको वापस. हम मांग रहे हैं उसको वापस. रस्की गई थी घूमने के लिए बाहर, बोल के गई महीना भर के लिए मेरा गुड्स का ध्यान रखना अंजना को. अब रस्की अगर एक हफ्ता बाद आ गई तो अंजना ये थोड़ी बोलेगी तो बोली थी 1 महीना बाद आएंगे, हम 1 महीना बाद ही गुड्स देंगे. बोली कि अरे मेरा गुड्स हम तेरे पास रखवा के गए हैं, अब हम डिमांड कर रहे हैं मेरा गुड्स मेरे को वापस दो, तो वो उसको वापस करेगी. ये उसका अधिकार है टू डिमांड बैक द गुड्स. तीसरा राइट है राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर या बेली. अगर बेली कुछ भी गलत करता है, बेलर उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है. केस फाइल कर सकता है. चौथा राइट है राइट टू कंपनसेशन. बेलर के गुड्स को अगर बेली ने इनकंसिस्टेंट यूजेज किया जिससे गुड्स में डैमेज हो गया तो ये इसको कंपनसेट करके देगा. ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है. इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इसका केवल आप हेडिंग्स याद रखेंगे. मैम क्वेश्चन पूछता है इस तरीके का, कुछ एग्जाम्पल दे देगा. मैम क्वेश्चन पूछता है मिक्सिंग ऑफ गुड्स के ऊपर. मैम क्वेश्चन पूछता है, समझ आ रहा है? लिखाएंगे सब, पर क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी बताते चलेंगे.
मैम राइट्स ऑफ बेलर तो समझ आ गया, बेली का भी तो कुछ अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। राइट्स ऑफ बेली, पहला राइट है डिलीवर द गुड्स टू एनी वन जॉइंट ओनर या बेलर। एक गुड्स का हो सकता है एक से अधिक ओनर हो, बिल्कुल संभव है, जॉइंट ओनर होते हैं, जॉइंट बेलर होते हैं। तो भैया एक्स और वाई अगर कोई गुड्स के ओनर है जो कि जेड को, बेली को दिया गया था, अब वो गुड्स लौटाने आया तो किसी को भी, वाई को या एक्स को, किसी को भी वो गुड्स लौटा सकता है। ये उसको नहीं बोला जाएगा कि तुमने वाई को क्यों दिया या तुमने एक्स को क्यों दिया। अगर ऐसा होता तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया जाता कि आप मेरे कोई गुड्स को लौटाओगे, ठीक है। राइट टू इंडेमनीफाई, शुभम जो कि है चोरी का माल रखा हुआ था, टीवी फ्रिज जो कि है चुरा रखा था, हंस रहा। अब ये इस गुड्स को क्या नाम, सौरभ को दिया। तो शुभम ने ये जो चोरी का माल दिया, इस गुड्स की टाइटल में डिफेक्ट था, जिसके चलते सौरभ को नुकसान हुआ। वो किसी और के साथ डील कर रहा है पर पता चला तो चोरी का माल है, अब ये झमेले में फंस रहा है। तो ये उसको बोलेगा कि सुन ना, मेरे को इंडेमनीफाई करके दे। और तो और कोर्ट के पास भी जा सकता है कि निर्णय किया जाए कि टाइटल किसका है गुड्स में। कोर्ट के पास भी जाएगा कि डिसाइड करो कि टाइटल किसका है गुड्स का, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर, हाउ हैव यू क्रिएटेड द बेलमेंट। और जिसके पास भी, बेली के पास तुमने रखवाया गुड्स को, तो वो तो तुमको ही ओनर मान करके गुड्स को डील कर रहा था ना, तो इसीलिए। राइट टू क्रिएट या राइट टू एक्सरसाइज लियन। लियन समझते हो? अबे लायन नहीं, कोई लायन बोलता है, कोई लियन बोलता है। लियन, तुम लोग का सेल्फ गुड्स एक्ट था क्या सीए फाउंडेशन में? पढ़े नहीं हो, शक्ल बता रही है। उसका राइट्स होता है अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द गुड्स। या विथहोल्ड डिलीवरी। हम बोले थे ना, फाउंडेशन कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे ये सब नहीं है, सेल्फ गुड्स एक्ट नहीं है तुम्हारा। बट ये जो बात बोला ना लियन, लियन मतलब कब्जा या गुड्स के ऊपर हक बेसिकली एक्सरसाइज करना। सुनो ना, गुड्स के ऊपर हक कैसे एक्सरसाइज करोगे? तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई गुड्स कस्टडी में, तभी ना। अगर यू हैव पार्टेड विद द गुड्स, कैसे गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करोगे? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लियन की जो बात करेंगे ना, ये दो प्रकार का होता है, पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन क्या होता है? मैम आपने दो शब्द हम लोगों को बताया, बेलर और बेली। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दो ही पार्टी आपने बताई, ठीक है। पर्टिकुलर लियन, जब अगर बेली ने अपना स्पेशल स्किल, लेबर या मेहनताना लगाया है, मतलब मेहनत किया है गुड्स के ऊपर, तुम उसका पैसा उसको नहीं देते हो ना, तो वो गुड्स के ऊपर पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकता है। ये वही बेली एक्सरसाइज करेगा जिसने स्किल या लेबर लगाया है। हर कोई नहीं कर सकता। तुम अगर रखने के लिए दिए हो, इस्तेमाल करने के लिए देते हो, तो वो पर्टिकुलर लियन थोड़ी एक्सरसाइज करेगा। तुम अगर रिपेयर के लिए दिए, तुम बनवाई के लिए दिए, उसने कोई स्किल लगाया, कोई लेबर लगाया, तुम उसका पैसा नहीं देते हो, तो वो तुम्हारे गुड्स को, बेली तुम्हारे गुड्स को रख लेगा, लियन एक्सरसाइज कर लेगा। मैम अगर बेली ने गुड्स को लौटा दिया मतलब लियन को लॉस्ट कर दिया, वो अब वो सामने वाले के खिलाफ केवल
सूट फाइल कर सकता है, वापस से लियन एक्सरसाइज नहीं करेगा। जो बात हम बोल रहे हैं समझ आ रहा है? लियन मतलब कब्जा। कब्जा कितने तरह का? 2 तरह का, एक पर्टिकुलर लियन, एक जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन वही बेली एक्सरसाइज करेगा जिसने कोई स्किल, कोई लेबर एक्सरसाइज किया है। मैम अगर कोई स्किल या लेबर एक्सरसाइज किए, मतलब कोई नक्काशी किए, कोई कटिंग का काम किए, कोई रिपेयरिंग का काम किए, और बेलर मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? उसका माल अपने पास रख लेंगे, उसको नहीं लौटाएंगे, बोलेंगे पहले पैसा दे तभी तुम्हारा गुड्स को हम देंगे। हाँ कर सकता है। मैम अगर वो गुड्स दे दिया तो फिर उस गुड्स को लियन एक्सरसाइज तो नहीं कर सकता, हाँ केस फाइल जरूर कर सकता है। ठीक। जनरल लियन, जनरल लियन बेसिकली बैंक वाला, वॉर फिंगर्स, डॉक फॉक पे जो माल भाल लोडिंग अनलोडिंग, और तुम्हारा पॉलिसी वाला, जिनको अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है ना, वो जनरल लियन एक्सरसाइज करते हैं। बैंक में तुमने लोन लिया, कोई सिक्योरिटी दी, वो लोन तुमने चुका दिया। मैम दोबारा से लोन लिया तो पहली सिक्योरिटी को एक्सरसाइज लियन कर सकता है फॉर द सब्सिक्वेंट लोन अमाउंट। अकाउंट खाते को मेंटेन करने के लिए ये लियन एक्सरसाइज होता है। यहाँ पे कोई स्किल लेबर नहीं है, पर जनरल अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बैंक वाला, पॉलिसी वाला, वॉर फिंगर वगैरह, ये लोग फैक्टर्स, ये लोग एक्सरसाइज करते हैं लियन। समझ आ रहा है? पर्टिकुलर लियन बेसिकली केवल और केवल वही करेगा जिसने स्किल, नक्काशी या लेबर इस्तेमाल किया। ये तो जिनके पास भी आपने अकाउंट बैलेंस मेंटेन किया, मतलब पुराना बही खाता को सेटल करने के लिए इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। इसमें बैंक वाले ने कोई लियन कोई स्किल या लेबर नहीं एक्सरसाइज किया, पर कर्जे को सेटल करने के लिए, कर्जे को बैलेंस करने के लिए कि कैसे भरपाई होगी, उसके लिए तुम्हारी पहले की सिक्योरिटी पे कब्जा कर सकता है। अब समझ आ रहा है? ये होता है जनरल लियन, पर्टिकुलर लियन। मॉड्यूल में आपके इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, बड़ा एक्सपेक्ट की क्वेश्चन आना बनता है। ठीक है, जितनी बात अभी तक हम किए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को देंगे, प्लीज लिखिएगा, क्योंकि लिखना इज बहुत इंपॉर्टेंट। मिस्टर ए बेल्स हिज ज्वेलरी, मिस्टर ए बेल्स हिज ज्वेलरी। एक कॉपी सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर के लिए बनाएंगे, जो कि हम आपको तैयार करेंगे कि इंटर में आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे उसको लिखेंगे कैसे। मिस्टर ए बेल्स हिज ज्वेलरी with B on the condition to safeguard it in bank, on the condition to safeguard it in bank safe locker। दिमाग की बत्ती पहले ही जलनी चाहिए। सेफगार्ड इट इन बैंक सेफ लॉकर। अंजना तोड़ तोड़ के पढ़ो, ए ने बी के पास क्या दिया है और क्या बोला है, कहाँ के लॉकर में, समझ आ रहा है? नेक्स्ट लाइन, बी kept it in a safe locker at his residence। समझ आ रहा है? बी ने वो ज्वेलरी kept it in a safe locker at his residence where he usually keeps his own jewelry। After a month, all jewelry was lost। A filed a suit against B for recovery। Discuss whether A will succeed or not।
डिस्कस वेदर ए विल सक्सीड और नॉट। क्वेश्चन का आंसर लिखिए जिनको पता है। क्या नाम तुम्हारा? विशेष। बाकी लोग लिखना शुरू करें। विशेष, तुमको क्वेश्चन देख के क्या समझ में आया? करना पड़ेगा ना कंपनसेट, राइट हो, बट आंसर कैसे लिखेंगे ये हम बता रहे हैं तुमको। आंसर की अबे तुम लोग लिखो, तो लोग को पता है आंसर की शुरुआत कभी भी येस या नो से नहीं करोगे। जो भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, उस टॉपिक के ऊपर जो हम बताए हैं, जो नोट्स में तुमको मिलेगा मेरे, वो टॉपिक पहला पैरा में जाएगा। सेकंड पैरा में तुम केस को डिस्कस करोगे और थर्ड पैरा में तुम कंक्लूजन लिखोगे। हर आंसर लॉ के पेपर में आप इसी तरीके से केस स्टडी का जो आएगा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या जो भी टॉपिक का है। अगर कंपनीज एक्ट है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। लॉ में बहुत सारे सेक्शंस हैं, केस लॉ है, आपको सब याद नहीं करना है, जो बताएंगे वही याद करना है। एक हम एग्जाम्पल के तौर पे तुमको लिखा रहे हैं, लिखो तो उससे एक आइडिया मिलेगा। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, मार खाना है तुम लोग को। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली to take reasonable care of the goods as a man of ordinary prudence if the bailey fails to do so he would be liable to the bailor। देख सुन के सब लिख रहा है, लोग अपने से लिखने बोले, सब लिख रहा है, बहुत होशियार है। he would be liable to the bailor bailey in the absence of any special contract is not responsible for the loss। Bailey in the absence of any special contract is not responsible for the loss if he has taken reasonable care, if he has taken reasonable care। ठीक है। Next para, in the given case, A has bailed his jewelry, Mr. A has bailed his jewelry with Mr. B upon condition that he shall keep the same in the bank safe locker, upon condition that he shall keep the same in the bank safe locker। However, Mr. B keeps it at a locker in his residence, at locker at his residence, in a locker at his residence, in a locker at his residence। But due to riot, R-I-O-T, riot, the jewelry was lost
Mr. B would not be responsible under general condition. Mr. B would not be responsible under general condition. But if specific instruction is given, but if specific instruction is given and he fails to comply the same, he would be, he मतलब समझ रहे हो, बेली, he would be liable to compensate the bailer. In this case, specific instruction was given. In this case, specific instruction was given for keeping the jewelry. In this case, specific instruction was given for keeping the jewelry in the bank locker. Last para. Applying the above provision, we can conclude that Mr. B would be liable to compensate Mr. B would be liable to compensate Mr. A due to his negligence. फुल स्टॉप. ज़रूरी नहीं है जो बात हम बोले उसको सेम टू सेम आप लिखें, हमने एक फॉर्मेट आपको बताया है, ठीक है. आपको ऐसे ही आंसर्स लिखना है. पता चल गया आपको. अगर आप इसमें कुछ अलग अपनी ओन लैंग्वेज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, पर पहला पैरा तो आपका प्रोविजन ही जाएगा, सेकंड पैरा केस डिस्कशन, थर्ड पैरा वुड बी योर कंक्लूजन. वहाँ भी आप येस और नो नहीं लिखेंगे. एग्जामिनेशन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि ये येस होगा या नो होगा तो भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने प्रोविजन और केस को डिस्कस किया है. कंक्लूजन में अगर आपको डाउट होता है तो इन दैट केस ऑल्सो एग्जामिनर वुड गिव यू स्टेप मार्किंग. वर्किंग के ऊपर जैसे होता है ना मार्क्स मिलता है, वैसे ही लॉ में भी अगर आपने प्रोविजन सही तरीके से लिखा है वैसे ही मार्क्स मिलेगा. जैसे कि आपका टैक्सेशन में हेड्स के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि पूरा आपका GTI वगैरह सही रहे, अलग अलग हेड्स जो किए वो अगर करेक्ट हैं तो भी आपको मार्क्स मिलता है. नहीं मिलेगा तो कोई बच्चा पास ही नहीं होगा कभी. समझ रहे हो? तो इसीलिए बोलते हैं अपनी वर्किंग्स के ऊपर, अपने प्रोविजंस के ऊपर थोड़ा अच्छे तरीके से काम करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमर बेल्ड 50 किलो ऑफ शुगर. अमर बेल्ड 50 किलो ऑफ शुगर टू श्रीकांत who owned a किराना शॉप. कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि ये बेलमेंट किस तरीके का है. आगे का सवाल भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ जाए. promising to give rupees 200 at the time of taking back the goods. Promising to give rupees 200 at the time of taking back the goods. Shrikant's employee, unaware of the same, Shrikant's employee, unaware of the same, mixes the 50 kilo of sugar
with the sugar in the shop. And packed it for sale. And packed it for sale when Shrikant was away. And packed it for sale when Shrikant was away. What is the remedy available to Amar? समझ आ रहा है? अवेलेबल टू अमर, समझ आ रहा है? विशेष तुमको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन तो देख के ये पता चल रहा है कि ये मिक्सिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। तो मैम पहला पैरा हम लोग तो ऐसे लिखेंगे कि एज पर द, हम लिखा झटपट पेन चालू नहीं हो जाएगा। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, Bailey is not having any right to mix the goods which has been bailed. However, if he mixes the goods, ये देख लो कि goods are mixed with consent या goods are separatable या non separatable. If the goods are non separatable तो आपको लॉस कंपनसेट करके देना पड़ेगा। गिवन केस में भी सेकंड पैरा में आप ये पूरी कहानी लिखेंगे, तीसरा पैरा में आप ये बात लिखेंगे कि लॉस जो हुआ उसको कंपनसेट करके देना होगा। लिखो।
आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। एनीबडी जिसको प्रॉब्लम हुई लिखने में, लास्ट बेंच लिख लियो, समझ आ रहा है? स्तुति समझ आ रहा है? काजल, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल होमवर्क के रूप में लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। क्या दो दोस्त क्या मुस्कुरा रहे? ए बोरोज ₹500, नेक्स्ट पेज में लिखना, ए बोरोज ₹500 फ्रॉम द बैंक, ए बोरोज ₹500 फ्रॉम द बैंक विदाउट सिक्योरिटी। And subsequently again borrows ₹1,000 with security, and again borrows ₹1,000 with security of certain jewelry, with security of certain jewelry. A has repaid ₹1,000 which has been borrowed. A has repaid ₹1,000 which has been borrowed. Discuss the right of bank for the recovery of amount. Discuss the right of bank for the recovery of amount. कुछ समझ आ रहा है? बैंक से पहले 500 रुपया लिया, फिर 1000 रुपया लिया, पर पहले पे कोई सिक्योरिटी नहीं था, दूसरे पे था, दूसरा तो चुका भी दिया पर पहला अभी नहीं चुकाया है, तो बैंक क्या उस सिक्योरिटी के ऊपर जनरल लियन एक्सरसाइज करेगा या पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज करेगा? ऑब्वियसली बैंक ने कोई स्किल लेबर तो एक्सरसाइज नहीं किया जिसका रेम्यूनरेशन ड्यू है, तो मतलब भले पहला लोन जो किया उसको एडजस्ट करने के लिए सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी को एक्सरसाइज किया जा सकता है। हम बता दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क में इसको लिखेंगे कि lien can be either general or particular. General lien is exercised for maintaining general account balance in the case of banker, wharfinger, policy वाले जो कि हैं उनके द्वारा। इन द गिवन केस लोन लिया 500 का कोई सिक्योरिटी के बिना, फिर 1000 का लोन लिया ज्वेलरी को सिक्योर करके, पर वो 1000 रुपये चुका दिया, पर पहले का जो 500 है उसको एडजस्ट करने के लिए बैंक जो सब्सिक्वेंट ज्वेलरी जो कि सिक्योरिटी के रूप में रखा है उसको लियन, जनरल लियन एक्सरसाइज कर सकता है। जनरल लियन मतलब राइट ऑफ रिटेनिंग द गुड्स, बेचेगा नहीं, रिटेन करके रखा हुआ है कि पैसा चुका दो, हम गुड्स तुम्हारा सिक्योरिटी जो की उसको रिलीज कर देंगे। समझ आ रहा है? ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अभी अपना बेलमेंट ही चल रहा है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, अगेन इसके ऊपर कुछ पूछता नहीं है बट टॉपिक है तो बताना तो बनता है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो बेलमेंट भी टर्मिनेट होगा। मेरे को सोच के बताओ कोई भी बच्चा कि टर्मिनेशन बेलमेंट का कब हो सकता है? एनीबडी रेज योर हैंड, बोलो। ऑब्वियसली पर्पस अगर खत्म हो गया तो बेलमेंट समाप्त हो गया। रिटर्न ऑफ गुड्स या कह सकते हो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। ऑल राइट, तुम बोल चुके हो, बोलो दूसरा कोई। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी अगर प्रॉपरली अगर हम किसकी इंसॉल्वेंसी, बेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया या बेली अगर इंसॉल्वेंट हो गया, हम तो गुड्स केवल इस्तेमाल करने के लिए दिए थे या कस्टडी के लिए दिए थे, तो मेरे इंसॉल्वेंसी से इसका क्या लेना देना? क्या हम कह सकते हैं डेथ अगर हो गई तो गुड्स कौन लौटाएगा? बेलमेंट समाप्त हो गया है, यू हैव टू रिटर्न बैक द गुड्स, जो भी लीगल हायर है या पोजेसर है उसका। और कुछ, और कुछ?
सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तब ही मर गया, बेलमेंट समाप्त हो गया। गुड्स का गलत इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो भाई बेलमेंट को बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर नहीं पूछता है, केवल तुम इसको रीड करके आगे निकलोगे। दे डोंट आस्क व्हेन इज़ द बेलमेंट टर्मिनेटेड, कोई सवाल भी नहीं बनता इसके ऊपर। अब जो हम बात बोलेंगे इसके ऊपर भले सवाल बन सकता है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। लॉस्ट गुड्स समझते हो, खोया हुआ गुड्स अगर आपको मिल रहा है तो यू वुड बी कंसिडर्ड एज फाइंडर। ट्रू ओनर का गुड्स खोया है जो कि ओनर है, ठीक मैम। फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसको खोया हुआ सामान मिल रहा है वो कहलाता है फाइंडर ऑफ गुड्स। वो ट्रू ओनर नहीं है पर वो एज अ बेली एक्ट करेगा। मतलब दूसरे का सामान अगर तुमको मिला है, लैपटॉप मिला, कुछ भी चीज़ मिली, कोई भी बटुआ मिला, कुछ भी चीज़ें मिली, बैग मिला, घड़ी मिली, कुछ भी मिला, तो भाई तुम एज अ बेली एक्ट करोगे अनटिल अनलेस यू आर चोर उचक्का टाइप कि चल काला बाजारी में बेच दे। नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, किसी का सामान मिलता है तो सोचता ना, खोजबीन करेगा उसको खोजने की, पता करने की कि ये किसका है, ठीक। मैम फाइंडर ऑफ गुड्स ना, जिसको सामान मिला खोया हुआ, वो क्या करेगा, ट्रू ओनर को खोजने की कोशिश करेगा, कठिन परिश्रम करेगा कि भाई ओनर मिले। क्या कर सकता ज़्यादा से ज़्यादा, पास के थाने में जा कर के जमा कराएगा या बताएगा कि देखिए ये सामान ना मेरे को मिला, ठीक। अब भाई उस सामान को मेंटेन करने के लिए या जो भी खर्चा उसके ऊपर इनकर हुआ उसका, तो जब ट्रू ओनर भी, अगर मेरा लैपटॉप खो गया फॉर एग्जांपल, हम रिपोर्ट लिखवाए थाने में, जिस व्यक्ति को मेरा लैपटॉप मिला वो भी थाने में जा कर के आ रहा था, पर पुलिस रोज़ उसको बुला रहा था, आ जाइए, कल आइए, बताइए कब मिला, मतलब पूछताछ कर रहा था उससे। अब उसको आने जाने का भी तो घर से पैसा लगता, रईस टाइप का फाइंडर बोला हम पैदल नहीं जाएंगे, ओला उबर से जाएंगे। जाता था ओला उबर से, हमको क्या करना। सुनो तो, जब पुलिस वाले को पता चल गया कि मेरा ही लैपटॉप है, हमने भी कंप्लेन दर्ज की, तो फाइंडर मेरे को बोलेगा कि मेरे को ना पैसा दीजिए। काय का पैसा दे रहे? बोला मेरा खर्चा लगा है आपका लैपटॉप को थाने में पहुंचाने के लिए। हम बोले बगल में तेरा घर है, तुम्हारा खर्चा लगा है। बोला हम पैदल नहीं चलते, हम चलते हैं ओला या उबर से। सुनो, 4 बार पुलिस वाला हमको बुलाया, मेरे को इतना दिक्कत हुआ, काम धंधा छोड़ करके हम आए थाने में, किसके लिए? आपके लैपटॉप के लिए। हम बोलेंगे हम बोले थे, हम बोलेंगे हम बोले थे इतना मेहनत कठिन परिश्रम करो। तो सुनो ना, मूल बात ये है कि अगर फाइंडर ऑफ गुड्स ट्रू ओनर मिलने के बाद वो ट्रू ओनर उसको कंपनसेशन देने से मना करता है, तो फाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेगा कि वो गुड्स को अपने पास रख लेगा। मेरा पहले पैसा दीजिए तब हम आपका गुड्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है। पर सुनो ना, उसी दौरान दूसरा केस, मेरे लैपटॉप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंने सेव किए हुए थे। मैंने इश्तिहार छपा दिया अखबार में कि जो भी मेरा लैपटॉप खोया हुआ लेकर के आएगा हम उसको रिवॉर्ड देंगे। तो फाइंडर ने गुड्स, मेरा लैपटॉप खोजा, मतलब मिला उसको, वो मेरे पास लेकर के आया। हम अब अगर गुड्स का कंपनसेशन या उसका खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं उसको, तो वो ना केवल मेरा गुड्स को रिटेन करेगा, मेरे खिलाफ सूट भी फाइल कर सकता है उस रिवॉर्ड के लिए। समझ आ रहा है? पहली स्थिति में मैंने कोई रिवॉर्ड घोषित नहीं किया, वो अपने मन से खर्चा इनकर कर रहा है। दूसरे केस में मैंने तो ये ऑफर दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति को खोया हुआ सामान मेरा मिलेगा, वो लेके आएगा, हम उसको रिवॉर्ड देंगे। तो मैम उस परिस्थिति में अगर वो
खोया हुआ लैपटॉप लेके आता है, उसको मेंटेन करने के लिए उसका जो भी खर्चा लगा, अगर हम उसको नहीं दे रहे हैं तो वो ना केवल मेरा लैपटॉप रखेगा बल्कि मेरे खिलाफ सूट भी फाइल कर सकता है कि मैडम जी ने रिवॉर्ड नहीं दिया है। गंभीरता समझ रहे हो? बस यही हम बोलना चाह रहे हैं। एक बात और बोलेंगे, इतने अच्छे तरीके से कहानी समझाएंगे ना कि तुमको नींद से भी उठा के मम्मी पूछेगी तो बोल पाओगे। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, खोया हुआ गुड्स को आप बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते। हाँ मैम चोर उचक्का काला बाजार बेच दे वो अलग बात है, सुनो, पर कुछ परिस्थिति में आप खोया हुआ गुड्स को बेचते हो, बेच देते हो, और बेचते हो तो वो बेचना सही भी माना गया है। कब? पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, सड़ जाएगा। आलू प्याज टमाटर लदा हुआ बोरा कुछ मिला तुमको, क्या करोगे? उसको सड़वाओगे, बेच ही दोगे। उन गुड्स को, जो लॉस्ट गुड्स था, उसको मेंटेन करने का तुम्हारा 2/3 तो खर्चा ही लग गया। जितना टोटल कॉस्ट था उससे 2/3 तो खर्चा ही लग गया, और ओनर बोल रहा है पैसा नहीं देंगे, तो बोलेगा ठीक हम बेच देंगे, हम बेच देंगे। और अगर वो बेचता है तुम उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकते। फिर से बताइएगा मैम फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। फाइंडर ऑफ गुड्स यानी कि वो व्यक्ति जिसको गुड्स मिला खोया हुआ, ही विल एक्ट एज अ बेली। वो ओनर नहीं है गुड्स का, वो ट्रू ओनर को खोजने की कोशिश करेगा। मैम मिल गया, पैसा नहीं दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? गुड्स को रिटेन कर लेगा। मैम फाइंडर ने गुड्स को खोजा पर ओनर ने रिवॉर्ड घोषित कर दिया, वो ना केवल गुड्स को रिटेन करेगा बल्कि सू भी कर सकता है फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक, आपने बोला कि फाइंडर ऑफ गुड्स गुड्स को सेल नहीं कर सकता, पर कुछ परिस्थिति में वो सेल कर देगा तो वो जायज़ है। सड़ जाने वाला या पेरिशेबल नेचर का गुड्स था, अगर 2/3 लागत ही लग गई है गुड्स को मेंटेन करने की और ओनर पैसा देने से मना करता है, ये सब तब होगा जब ओनर मनाही कर रहा है, तब तो वो गुड्स को बेच देगा, रखा थोड़ी रहेगा। सड़ जाएगा माल तो बेच ही देगा। 2/3 लागत लग गया और बोल रहा पैसा ही नहीं देंगे, तो फिर भाई वो गुड्स को बेच सकता है। पानी है, पियोगी? जहर थोड़ा है, इतना ध्यान से देख रहा है लोग, पानी है। सुबह सुबह हम पानी पीते हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, समझ आया? यहाँ पे अपना बेलमेंट खत्म हुआ है। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेज है। यहाँ पे मेरा बेलमेंट खत्म हुआ, हम प्लेज में एंटर कर रहे हैं। प्लेज इज इन यूनिट 2 ओनली। यूनिट 3 अपना एजेंसी का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 यूनिट्स में है। इंडेमनिटी गारंटी जो अपने लोग करके गए हैं, बेलमेंट में बेलमेंट कर लिए हैं, प्लेज अभी करेंगे, छोड़ेंगे अभी हम नहीं, प्लेज कंप्लीट करा के छोड़ेंगे। एकदम रिकैप देंगे 4 बार, घबराओ नहीं, बिना रिकैप के कहाँ समझ आएगा। सुन रहे ना मैम, आपने हम लोगों को बेलमेंट समझाया, हम लोगों को समझ में आया। मैम अब आप हम लोगों को प्लेज बता रही हैं। देखो प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। यहाँ भी 2 पार्टी है, प्लेजर प्लेजिया, पावनर और पावनी। बे लड़की नहीं है, दिमाग तो लोग का शैतानी। पावनी कोई लड़की नहीं है, पावनी यही ओनर है गुड्स का। इसके पास गुड्स को रखा है सिक्योरिटी के लिए। तो मतलब मैम ये जो हुआ है लोन के लिए होता है। बेलमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। आप बता के गई, इस्तेमाल करने दिया, कस्टडी के लिए दिया, तो कुछ कंसिडरेशन थोड़े ना मिल रहा है। तो एक फ़र्क तो अपने को समझ में आया। वहाँ भी पार्टी 2 है, यहाँ भी पार्टी 2 ही है, पर वो कोई भी पर्पस के लिए हो सकता है। कंसिडरेशन उसमें ज़रूरी नहीं है बेलमेंट में हो, पर प्लेज में लोन लिए हैं तो सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं। ठीक ना
बेलमेंट के केस में आपने जो बेलमेंट किया, यूजेज के लिए किया, हायर के लिए दिया, कस्टडी के लिए दिया, और पर्पस हो गया या रिपेयर, ठीक है, रिपेयर के लिए दिया। मैम जो भी काम के लिए दे रहे हैं, बेली उन गुड्स को सेल नहीं करेगा, बेचता नहीं है वो। तुम बाइक दिया उसको बेच देगा, गला नहीं पकड़ लोगे उसका। तुम ज्वेलरी दी उसको बेच देगी, मर्डर नहीं कर दोगे तुम उसका, बेचेगा नहीं। प्लेज के केस में अगर तुम पैसा नहीं चुकाते हो तो वो तुमको बता के तो तुम्हारा गुड्स को बेच ही देगा। उसके पास, प्लेजी के पास अधिकार है बेचने का। सिक्योरिटी रखवाया काहे के लिए भाई? 5 लाख का कर्जा लियो तो सिक्योरिटी रखे हो, 5 लाख का रखोगे, उसके नीचे का तो रखोगे नहीं। कल को 5 लाख नहीं चुकाए तो हम बेच के अपना पैसा तो वसूल करेंगे। ये लोग बेली सेल नहीं करता है। मैम बेलमेंट के केस में बेली जो की है क्या यूज कर सकता है गुड्स को? बोलो। अबे यूजेज है तो यूज तो कर ही रहा है ना, बाइक वो उसकी लेकर के गया, लड़की घुमा रहा है, यूज कर रहा है। मैम प्लेजी वो थोड़ी इस्तेमाल करेगा सिक्योरिटी की, जब पैसा नहीं दिए बेच के ले लेगा वो पैसा। फर्क समझ आ रहा है? याद करने की जरूरत नहीं है, जितना समझोगे उतना याद होगा। बेलमेंट में 2 पार्टी, बेलर बेली। प्लेज में 2 पार्टी, पावनर पावनी या प्लेजर प्लेजी। बेलमेंट कोई पर्पस के लिए होता है मैम, यूजेज, रिपेयर, कस्टडी, हायर। प्लेज मैम सिक्योरिटी रखे हैं, उसको परफॉर्म करेंगे हम। बेलमेंट में जरूरी नहीं है कि कुछ बदले में मिले, विथ और विदाउट कंसिडरेशन होता है। प्लेज में तो हमेशा इच कंसिडरेशन होगा। बेलमेंट में मैम बेली बेच नहीं सकता मेरा गुड्स को। प्लेज में तो प्लेजी का कर्जा नहीं चुका है तो वो बेच देगा, बताएगा मेरे को कि भाई कर्जा नहीं चुका है, हम बेच रहे हैं। बेलमेंट में बेली यूज कर सकता है गुड्स को, प्लेज में प्लेजी यूज नहीं कर सकता गुड्स को। समझ आया? समझ आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ मैम जैसे अपने लोग बात किए थे बेलर और बेली के राइट्स का, यहाँ पे भी कुछ एक बातें हैं। पहली बात, राइट्स ऑफ क्या लिख रही है रे पावनी? प्लेजी जो बोल रहे हो लिख रही हो, लिखो, मना थोड़ी की, लिख क्या रही हो बता दो। राइट्स ऑफ पावनी या प्लेजी, ये लोग एक है रे। अरे पावनी प्लेजी एक होता है, पावनर और प्लेजर एक होता है। नहीं समझ आ रहा क्या? होश उड़ गया क्या? ज़्यादा देर क्लास ले लिए? अभी तो ले नहीं रहे हैं, अभी हम क्लास जब लेंगे तो करीब करीब आज तो छोड़ देंगे, 2-2 ढाई घंटा की क्लास लेते हैं। जब मैराथन लेंगे तब तो 3-4 घंटे का लेंगे। अबे मैराथन भी ज़रूरी है, पूरा रिवीजन करा के रखेंगे। एक के बार में पास होना है तुम लोग को, तो लोग को नहीं होना, पर मेरा मन है तो लोग एक बार में पास हो। मजा क्या है एक बार में पास होने का? क्या मजा? एक बार जाओ देखो, एक बार गर्मी के मौसम में जाओ, एक बार जाड़े के मौसम में जाओ। हाँ पापा डंडा लेके बैठे हैं ना, वो बैठे ही रहेंगे। इसीलिए तो एक बार मई के महीने में जाओ चिलचिलाते धूप में, एक बार नवंबर में जाओ थोड़ा मौसम सही रहेगा, स्वेट शर्ट वेट पहन के, एक बार हाफ टी शर्ट पहन के जाओ, देखो माहौल कैसा रहता है एग्जामिनर का। और जिस दिन फेल हुए, ले चप्पल, ले जूता, ले बेलन। 1 साल दिवाली होली नहीं मनाओगे, पूरे जीवन दिवाली होली मनाओगे, याद रखना। हर साल दिवाली होली आएगी,
और तुम हर साल अगर फेल होगे तो दुकान और गद्दी में बैठोगे, और तुम लोग का तो इंतजार कर ही रही है माता कि अच्छा लड़का देख के सेटल कर दे, और उसके ऊपर तो तेरे घर की बुआ जी मामी जी, नरक, एकदम नरक। सही बता रहे, होती आई टेल यू, मतलब मेरी भी थी। इतना क्या जरूरत है लड़की को पढ़ाने का? बे तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या होगा, शादी ब्याह करा के हटा दीजिए, तो होता है। मेरे यहाँ भी था, घुसने मत दिया करो, जैसे रिश्तेदार घर में घुसे इधर उधर छौराया जाया करो एकदम चल के, क्योंकि तुम्हारे माता पिता का बुद्धि भ्रष्ट करने वो लोग चले आते हैं, और उन लोग भी देख करके चाचा का बेटा ये कर रहा है, बुआ का बेटा ये कर रहा है, मामा का बेटा ये कर रहा है, हमको का लेना देना। कंटिन्यूअसली अपने माता पिता को समझाओ कि बिलीव इन मी, आई विल पास द एग्जामिनेशन। आप किसी की भी बात ना सुने, मेरे पे भरोसा रखें। तेरे मम्मी पापा नहीं सुनते हैं तो अपने मम्मी पापा को भरोसा दिलाइए। दिस इज़ वॉट आई यूज टू डू। होता है सबके फैमिली में, सभी जगह होता है कि कुछ भले मम्मी पापा को भरोसा हो भी, वो डगमगा भी जाता है सोसाइटी की और इसकी और उसकी बातें सुन करके कि क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, ये वो। जिस दिन पास हो जाओगे सलाम ठोकेंगे सबसे पहले, रिश्तेदार बोलेगा हमको तो पता ही था कि तुम पास होगा। रिजल्ट वाले दिन किसी का फ़ोन आए ना आए, मामा जी और बुआ जी का फ़ोन सवेरे सवेरे आ जाएगा, क्या हुआ लड़के का या लड़की का, ठीक है। तो टेक देम एज योर मोटिवेटर कि भाई उनको दिखाना है, ठीक है। और अपनी पढ़ाई और अपने लगन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सीए डिफ़िकल्ट इतना नहीं है जितना तुम समझते हो। ना पढ़ के, मोबाइल में दोस्त का फ़ोन आ रहा है, मोबाइल एक ये भी ना रखे मोबाइल, तुम लोग ना पढ़ के उसको और डिफ़िकल्ट करते हो। शुरुआत से अगर पढ़ोगे एक अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। ग्रुप 1 कंपेरेटिवली ईजियर है ग्रुप 2 के, सीए इंटर हो चाहे सीए फाइनल हो। हम ये नहीं बोल रहे ग्रुप 2 डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कंपेरेटिवली ग्रुप 2 में 2 थ्योरी पेपर होने के चलते मार्क्स थोड़ा खिंचता है। कोशिश यही करिएगा दोनों ग्रुप एक बार एग्जाम में दें। एक ग्रुप पहले दे तो 4 पेपर बोझ कम होगा, फिर दूसरा ग्रुप देंगे बोझ कम होगा। बहुत बोझ है तो लोग के ऊपर। रैंक, एग्जेम्पशन, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। 4 पेपर में चारों पेपर स्ट्रांग नहीं होगा, पर 8 में 2 तो स्ट्रांग होगा। उसमें 60 लेके आओ, ग्रुप टोटल सुधर जाएगा। स्ट्रैटेजी बनाओ पढ़ाई की। एक पेपर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी, इस तलिए पढ़ो कि 8 पेपर में अगर 2 पेपर में भी 60 आ गया, 3 पेपर में 60 आ गया, बाकी पेपर एवरेज भी गया तो पूरा ग्रुप निकाल लोगे। इसीलिए बोलते हैं दोनों ग्रुप एक साथ दो। रैंक नहीं मिलेगा, एक एक ग्रुप करके दोगे, और बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जामिशन का। मैम आखिरी समय पे लगता है तैयारी नहीं हो पा रही है दोनों ग्रुप की, एक ही ग्रुप दो, पर दूसरे ग्रुप में मान के चलो तुम्हारा 2 पेपर है, मतलब मैम 2 पेपर की तैयारी करो, उन 2 में 60 लेके आओ, तो अगली बार मई में एग्ज़ाम जब दोगे या नवंबर में दोगे 2 ही पेपर देना पड़ेगा। ये भी एक ऑप्शन है। मैम 8 पेपर नहीं हो पा रहा है, 4 हो गया एक ग्रुप का, मैम दूसरे ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट हुआ या 2 सब्जेक्ट हुआ, उसको बहुत अच्छे से करो, फॉर्म दोनों ग्रुप का भरो, पर उन 2 पेपर में 60 लाने की कोशिश करो, ताकि अगले अटेम्प्ट में तुम्हारे ग्रुप 2 में केवल 2 ही पेपर तुमको देना पड़े। समझ रहे हो? ये सब टेक्निक होनी चाहिए पढ़ने की। इस तरीके से पढ़ाई करना है। सीए कर रहे हो, ठीक है ना? क्या जोड़ रही है? राइट टू रिटेन प्लेज गुड्स। जो भी गुड्स प्लेज किया है उनको रिटेन कर सकता है, मतलब रख लेगा अपनी कस्टडी में जब तक तुम पैसा कर्जा नहीं चुका रहे हो। मैम 5 लाख का लोन लिया, सिक्योरिटी रखा, तो उस सिक्योरिटी को तो रखेगा ही रखेगा, साथ ही साथ इस 5 लाख का ब्याज भी तो बनता है। ना केवल 5 लाख मूल के लिए बल्कि ब्याज के लिए भी गुड्स को रिटेन किया जा सकता है। समझ आ रहा है? गुड्स को रिटेन किया जाएगा। सब्सिक्वेंट डेप्ट, उस डेप्ट को तो चुका दिया, पर फिर दोबारा कोई डेप्ट, सब्सिक्वेंट डेप्ट लिया, एक के बाद दूसरा भी अगर डेप्ट ले रहा है, तो उसके लिए भी उन गुड्स को, सिक्योरिटी को रिटेन कर सकता है, कर्जा
को एडजस्ट करने के लिए। मैम अगर टाइटल में कोई डिफेक्ट था तो उसके लिए पावनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल अगर ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस। अब तुम चोरी का माल बेच रहे हो, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी, तुम्हारी ये सिक्योरिटी है ही नहीं, पावनी को क्या पता, उसने तो जेन्युइन बंदे के रूप में उसको सिक्योरिटी के रूप में रखा, तो वो रिस्पॉन्सिबल और लायबल नहीं रहेगा। ठीक है मैम, ड्यूटी ऑफ पावनी सेम है जैसे बेली का था, टेक रीजनेबल केयर, इनकंसिस्टेंट यूजेज नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा गुड्स को, और तो और कोई भी इंक्रीमेंट अगर होता है तो वो गुड्स को लौटाएगा। बात बताई गई, कोई भी इंक्रीमेंट अगर हो रहा है गुड्स को तो वो लौटाए, क्योंकि मूवेबल इमूवेबल दोनों ही रहता है इसमें, तो इसलिए ये बात बोली गई है। ठीक है, एक टॉपिक अपना बचता है प्लेज के ऊपर, प्लेज बाय नॉन ओनर। मैम आप तो बोली है कि अगर हम ओनर हैं तभी तो हम उसको सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे और हमको लोन मिलेगा। ये नॉन ओनर मतलब मेरा गुड्स है ही नहीं, फिर भी हम उसको गिरवी रखे हैं और फिर भी वो प्लेज वैलिड है, ऐसा भी होता है? हाँ होता है। अरे किसी का भी माल हम रख देंगे गिरवी। सुनो तो, मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट समझते हो, गुड्स की खरीदा बेची में आप हर जगह तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, एजेंट फेजेंट को रखते हो, उसको कमीशन देते हो। तो सुनो, तेरे एजेंट के पास गुड्स है, तुम्हारी परमिशन के साथ वो गुड्स रखा है, कस्टडी में पोजेशन में गुड्स है, नॉर्मल कोर्स में अगर उस गुड्स को वो कहीं गिरवी रख के कर्जा उठा रहा है तो उठा सकता है, उठा सकता है। तो मैम जिसके पास गिरवी रखा उसको तो ये पता नहीं कि वो गुड्स उसका है नहीं, वो तो गुड फेथ में और विदाउट नोटिस दिया, तो क्या वो प्लेज वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड रहेगा। पर सुनो ना, क्या मर्केंटाइल ओनर के पास गुड्स था, पोजेशन में था, विद द कंसेंट ऑफ ओनर था, और प्लेजी को जानकारी नहीं थी या नोटिस नहीं था, ही एक्टेड इन गुड फेथ। ठीक, दूसरी बात, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो शब्द कहीं ना कहीं आएंगे, तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, चाहो तो करो या तो मना कर दो करने के लिए, वॉइडेबल वही ना होता है। मैम वॉइडेबल आपने बोला था बाइलैटरल, यूनिलैटरल वैलिड होता है, वॉइड होता है। अब एक तरफा गलती तोरी गलती है, दो तरफा गलती डिस्ट्रक्शन हो गया या कुछ नहीं हुआ, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो वो तो वॉइड होगा। यूनिलैटरल वुड बी वैलिड होता है, एक तरफा मिस्टेक इज वैलिड, वैलिड होता है, तुम मना नहीं कर दोगे। ज्वेलरी की दुकान में गए, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल ज्वेलरी भी बेच रहा था, 1000 रुपये में तुम ज्वेलरी लेकर के चले आए और बोले कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो को दिखा नहीं वो आर्टिफिशियल और रियल दोनों बेच रहा है, तुमको भ्रम है, वो तुमको भ्रमित नहीं कर रहा है। बेस सुधारो। सुनो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब चाहो तो करो या चाहो तो मना कर दो। मिस्टर एक्स ने बंदूक की नोक पे मिस्टर वाई से कुछ एसेट लिया था, कोई गुड्स लिया था, अब उस गुड्स को वो मिस्टर जेड के पास प्लेज किया, मिस्टर एक्स प्लेजर, मिस्टर वाई प्लेजी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रेसिंड नहीं हुआ है, मना नहीं किया, वो अभी भी एक्स के इस पास पड़ा है, तो भाई जेड को क्या पता कि तुम बंदूक दिखा के या चाकू दिखा करके गुड्स लिया और मेरे पास सिक्योरिटी के रूप में रखा, वो प्लेज वैलिड होगा। इतनी बात हम बोलना चाह रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल है और उसमें तुमने अगर कोई एसेट को प्लेज पे रखा है तो भाई साहब वो प्लेज वैलिड रहेगा, बशर्ते इट हैज नॉट रेसिंडेड अप टू द टाइम। नेक्स्टली, को ओनर, को ओनर समझते हो, एक्स वाई जेड 3 ओनर है, अब इसमें से कोई भी अगर प्लेज कर दिया तो भाई
मिस्टर ए को क्या पता रे कि ये लोग इसको मना किया है, वो प्लेज वैलिड रहेगा। नेक्स्टली, सेलर और बायर इन पोजेशन। दुकान में टीवी खरीदने गए, फ्रिज खरीदने गए, दुकानदार के पास वो टीवी फ्रिज वहीं छुड़वा दिए, बोले कि अभी नहीं डिलीवरी लेंगे, बाद में लेंगे। उतने दौरान कोई और व्यक्ति आया या किसी पर्पस के लिए तुमने वही टीवी या वही फ्रिज जो कि है सिक्योरिटी के रूप में रख दिया, उसको क्या पता कि वो बिक चुका है? उसको क्या पता? सेलर ने तो उसको वापस एज अ सिक्योरिटी रख दिया ना, पर वो माल तो बिक गया था। ये साड़ी खरीदने गई, दुकानदार इसको बहुत साड़ी दिखाया, बोला भाभी जी क्या करना है, ले जाइए 4 साड़ी, घर पे दिखवा लीजिएगा, जचवा लीजिएगा। मैं एग्जांपल दिया है, ये अप्रूवल बेसिस पे दिया गया। अब तुम खुद ही नहीं खरीदी हो, तुम उसको एज अ सिक्योरिटी किसी और के पास कैसे रखवा दोगी? इट इज ऑन अप्रूवल बेसिस। पर जिसके पास रखवाई उसको क्या पता कि तुम्हारे पास खुद अप्रूवल के लिए आया था, तुमने अभी खरीदा नहीं है, यू डोंट हैव अ टाइटल। सेलर के पास माल पड़ा है पर वो बिक चुका है, पर प्लेजी को क्या पता? ये सब एक लाइन खाली लिखना है, विदाउट नोटिस एंड इन गुड फेथ, विदाउट नोटिस एंड इन गुड फेथ। तो मतलब आप ये बोलना चाह रही हैं, इवन अ नॉन ओनर कैन प्लेज द गुड्स? यस, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली द सेम। रिकैप, बेलमेंट का मतलब होता है 2 पार्टी इन्वॉल्व है, बेलर और बेली। बेलमेंट किस पर्पस के लिए होता है? क्या पर्पस हो सकता है? यूजेज, कस्टडी, हायर, रिपेयर वगैरह। बेलमेंट में बेसिकली गुड्स कौन सा होगा? मूवेबल गुड्स होगा। मैम बेलमेंट में गुड्स को लौटाना पड़ता है काम पूरा होने के बाद। मैम बेलमेंट में बेसिकली क्या ये ग्रेटुटियस या नॉन ग्रेटुटियस भी हो सकता है, मुफ्त या बिना मुफ्त में? बिल्कुल। मैम ड्यूटी होती है बेलर की, क्या ड्यूटी होती है? डिस्क्लोज करना डिफेक्ट इन गुड्स को। मैम उसको पता होगा वही ना वो बताएगा, हाँ। पर हायर के केस में पता हो या ना पता हो, डैमेज देना पड़ेगा। मैम जो भी खर्चा पानी उसका लगा बेली का प्री मैच्योर टर्मिनेशन के लिए आप उसको दोगे। मैम वो गुड्स आपको लौटाने आया, आप गुड्स एक्सेप्ट नहीं की तो आपकी गलती है, वो पैसा नहीं देगा। मैम वो गुड्स नहीं लौटाया टाइम पे तो वो एट डिफॉल्ट है, कुछ डैमेज होगा तो वो पैसा देगा। मैम बेली गुड्स का ना ध्यान रखेगा एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, पर मैम अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया उसको नहीं पूरा किया तो वो कंपनसेट करके देगा, अदर केस में वो कोई कंपनसेशन करके नहीं देगा। मैम वो गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूजेज नहीं करेगा, मतलब खुद इस्तेमाल कर रहा है तो खुद ही करेगा, खानदान भर को इस्तेमाल नहीं करवाएगा। मैम गुड्स को मिक्स नहीं करेगा अपने गुड्स के साथ। मैम अगर बेलर ने बोला तो ठीक है, मैम नहीं बोला तो क्या सेपरेटेबल है या नॉन सेपरेटेबल है? मैम अगर सेपरेटेबल है तो खर्चा देगा, नॉन सेपरेटेबल है तो लॉस का कंपनसेशन करेगा। मैम गुड्स जो बेलमेंट हुआ था उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ तो दोनों लौटाओ। मैम वो बोलता है कि वो उसका ओनर है, ऐसे कैसे ओनर होगा? टाइटल तो ओनर के पास ही रहेगी, बेलर के पास ही रहेगी। मैम राइट्स ऑफ बेली, बेली के पास भी कुछ कुछ अधिकार है को, अगर कोई जॉइंट बेलर है तो किसी भी एक बेलर को वो लौटाएगा गुड्स। मैम उसका जो भी खर्चा पर्चा लगा वो उसको इंडemnify करेगा। आपके टाइटल में अगर डिफेक्ट था तो आपके खिलाफ सूट भी फाइल कर सकता है, कोर्ट में जाएगा टाइटल को तय कराने के लिए। मैम आपने बोला बेलमेंट कब खत्म होता है? काम पूरा हो गया या तो टाइम खत्म हो गया, डेथ हो गई, डिस्ट्रक्शन अगर हो गया या इनकंसिस्टेंट अगर यूजेज कर लिया। मैम फाइंडर ऑफ गुड्स भी एज अ बेली के रूप में होता है। मैम वो ना अगर आप उसको पैसा नहीं दिए तो वो केवल गुड्स को रिटेन कर लेगा, पर आपने अगर रिवॉर्ड घोषित किया तो ना केवल रिटेन करेगा बल्कि सूट भी करेगा। मैम बेच सकता है क्या? अगर ओनर गुड्स का पैसा नहीं देता है, गुड्स सड़ जाने वाले नेचर का है, 2/3 तो खर्चा ही लग गया जितना गुड्स का टोटल कॉस्ट है। मैम कोई लियन वियन भी एक्सरसाइज कर सकता है क्या? हाँ, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन कौन एक्सरसाइज करेगा? हर वो व्यक्ति जो कि अकाउंट बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, बैंकर हो गया, पॉलिसी वाला हो गया, वॉर फिंगर हो गया, फैक्टर हो गया। पर्टिकुलर लियन कौन एक्सरसाइज करेगा? केवल इसी गुड्स के ऊपर, स्पेसिफिक गुड्स जिसके ऊपर नकाशी की हो, सबके ऊपर नहीं कर सकते। मैम जनरल तो सब किसी पे भी कर सकते हैं,
खाते को, अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। मैम पर्टिकुलर लियन में मेरा मेहनताना, मेरा रेम्यूनरेशन नहीं दिया, गुड्स को रिटेन कर लेंगे, सू नहीं कर सकते, पर गुड्स रिलीज कर दिए तो सू कर सकते। मैम आपने बोला प्लेज में दो पार्टी है, प्लेजर और प्लेजी। बेलमेंट में कोई पर्पस होता है, प्लेज में सिक्योरिटी के लिए दिया, बेलमेंट में ग्रेटुटियस या नॉन ग्रेटुटियस होता है, प्लेज हमेशा कंसिडरेशन के लिए होगा। मैम बेलमेंट में बेली बेच नहीं सकता, प्लेज में तो बेच ही देगा, सिक्योरिटी अगर नहीं दिए पैसा तो चुका है। मैम बेलमेंट में बेली इस्तेमाल तो करेगा ही ना, उसी के लिए तो बेलमेंट हुआ, प्लेज में इस्तेमाल नहीं करेगा। मैम इसका भी कुछ राइट्स होता है प्लेजर और प्लेजी का, जैसे आपने बोला 5 लाख का अगर लोन लिया था तो ना केवल 5 लाख बल्कि ब्याज के लिए भी वो तुमको सू कर सकता है। भाई डिफेक्ट राइट टाइटल रहेगा तो वो वैलिड प्लेज रहेगा, क्योंकि उसको अगर पता नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसके बाद आपने बोला कुछ ड्यूटी होती है पावनी की, सेम है जो कि बेली की होती है, वही ड्यूटी भी पावनी की होती है। इसके बाद आपने बोला कि कब कब एक नॉन ओनर भी गुड्स को प्लेज कर सकता है। अगर तुम मर्केंटाइल एजेंट हो, तुम ओनर नहीं हो पर गुड्स प्लेज कर रहे हो, वो प्लेज वैलिड है। नेक्स्टली अगर तुमने बेसिकली अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई गुड्स लिया है, जोर जबरदस्ती धमकी दे दिया है, उसको क्या पता कि तुमने जोर जबरदस्ती या धमकी से ये गुड्स लिया और उसको सिक्योरिटी के रूप में रखा। आप अगर सेलर है या बायर है जिसके पास अभी गुड्स है, आप अगर जॉइंट ओनर हैं तो उस परिस्थिति में आप अगर बेसिकली ये सब कुछ प्लेज क्रिएट कर रहे हैं और प्लेजी इज नॉट हैविंग द नोटिस, प्लेजी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, द प्लेज इज अ वैलिड वन। समझ आया? यूनिट 2 अपना समाप्त हो रहा है, कल अपने लोग यूनिट 3 से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद फॉर द डे।